साथियों नमस्कार। हम 5 ऐसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा कि गांधी जी की जो वैल्यूज हैं आज 21st सेंचुरी में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा हम देखेंगे कि जो आज का हमारा यूथ पॉपुलेशन है क्या ये हमें कोई फायदा पहुंचाएगा या धीरे धीरे टिक टिक करता एक टाइम बॉम्ब है। तीसरा हम देखेंगे कि आज अति संपर्कता का युग है, बहुत ज्यादा हम हाइपर कनेक्टेड हैं लेकिन फिर भी अकेलेपन के शिकार हैं, तो इसमें हमें क्या लिखना। और चौथा ऐसे हम देखेंगे कि असीमित सूचना के युग में आज मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है लेकिन जो विवेक है, हमारा जो विजडम है, वो सबसे दुर्लभ साधन है। और लास्ट हम एक जो थर्ड सेक्शन है बीपीएससी का उसको देखेंगे, जब जहां प्रोवर्ब आता है रीजनल, जाके पैर न फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। मतलब जिनके पैर में बिवाई नहीं फटा है, जिनके पैरों में कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो वो दूसरों के दर्द को कैसे समझेंगे। चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। यू आर वॉचिंग आई एस पी सी एस फैक्ट्री। आपको मॉडल ऐसे हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है एक्चुअल फॉर्म में कि आपको ऐसे लिखना कैसे है। नाउ इसका डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि क्यों नहीं हम लोग ऐसे में कीवर्ड्स आप दे दें ताकि लास्ट मिनट अगर रिवीजन करना हो या थोड़े समय में अगर हम चीजों को रिवाइज करना चाहें तो हम कर लें, या किन बातों पे फोकस करना है, तो वही एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, देखिए गांधी जी के वैल्यूज को आज के दौर में 21st सेंचुरी में उसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे दिखाना है। सत्य, गांधी जी किसकी बात करते थे? ट्रुथ की। अगर वो ट्रुथ की बात करते हैं तो ट्रुथ आप दिखाइए कि अपने आप में अच्छी चीज है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसलिए ट्रुथ अच्छा नहीं है कि ट्रुथ का जो आउटकम होगा, लॉन्ग टर्म आउटकम होगा वो अच्छा होगा, बल्कि ये दिखाइए कि ट्रुथ अपने आप में अच्छा है। गांधी जी कहते हैं कि ट्रुथ कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर आपके विचार जो थॉट हैं, आप जो बोलते हैं वाणी, और जो आपके कर्म हैं, एक्शंस हैं, अगर तीनों में एक सामंजस्य दिखता है, एक यूनिशन दिखता है, एक मेल मिलाप दिखता है, वही ट्रुथ है। और आज के दौर में फेक न्यूज कितनी तेजी से फैलता है, खासकर सोशल मीडिया पे, आप सभी जानते हैं। तो क्या गांधी जी का जो ट्रुथ है वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है? नाउ सेकंड कम्स अहिंसा, जिसे हम कहते हैं नॉन वायलेंस। वायलेंस को उन्होंने सिर्फ फिजिकल वायलेंस की फॉर्म में नहीं दिया, इसका एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया। आज दुनिया में टेररिज्म है, बड़ी बड़ी अगर टेररिज्म देखें तो 9/11 का एग्जाम्पल, 26/11 का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज यूक्रेन का क्राइसिस से वर्ल्ड गुजर रहा है, रसिया यूक्रेन का इतना झगड़ा है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक दूसरे पे अगर जो है ईरान की तरफ से अटैक होता है, फिर इसराइल अपना करता है। तो आज के दौर में आप देखिए कई सारे आप देखेंगे ना रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे आपको जो भिखारी दिखाई देंगे, अगर उनका पैर कटा है, हाथ कटा है, तो इसलिए नहीं कटा है कि वो सच में कटा है। कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इस समाज में जो उनका पैर काट देते हैं, उनका हाथ काट देते हैं और वो बेचारे बेघर हो जाते हैं। नाउ गरीबी, आज गांधी जी तो कहते हैं अगर हिंसा का कोई सबसे खतरनाक रूप है तो वो गरीबी है। आप देख सकते हैं क्योंकि इससे हिंसा क्या हो सकती है, जिसको अपना बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, रोटी कपड़ा मकान, और अगर उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, इनइक्वालिटी अगर समाज में है, असमानता है। आज थॉमस पिकेटी की रिपोर्ट की हमने चर्चा की थी कि कितनी इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है ग्लोबलाइज्ड एरा में। ऑक्सफैम का रिपोर्ट आता है कि टॉप 1% लोगों के पास जो है इतनी परसेंट प्रॉपर्टी है, टॉप 10% के पास इतनी, और जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। गांधी जी की उस कोटेशन को लिखिए जहां वो कहते हैं कि नीड, अगर हम पृथ्वी के पास, हमारी धरती के पास इतनी समान है कि हम सबकी आवश्यकताओं को पूरी कर दें, लेकिन अगर ग्रीड की बात करें, लालच की बात करें, तो धरती के पास, हमारी पृथ्वी के पास उतनी नहीं है। आज कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, हम एक डिमांड एंड सप्लाई वाले एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में रहते हैं जिसे हम कैपिटलिज्म का दौर कहते हैं, खासकर वेस्टर्न लेड इकोनॉमीज जो हैं। ऐसे में गांधी जी बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंसी की, जब वो विलेज रिपब्लिक की बात करते हैं कि एक गांव हो, वो सब कुछ अपना उपजाए, हम वही करें जो हमारी आवश्यकता है, सबके हाथों में काम मिले। गांव में गांधी जी का राम राज्य का कॉन्सेप्ट है। राम राज्य से उनका रिलीजन से लेना नहीं है, बल्कि एक आदर्श समाज, एन आइडियल सोसाइटी, ही इमेजिन्स एन आइडियल सोसाइटी हियर। तो उस गांव की परिकल्पना गांधी जी करते हैं जहां एक जस्टिस प्रिवेल करता है, जहां न्याय प्रिवेल करता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो, हर लोग, जो आज का हमारा जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया, आर्टिकल 40 जो डीपीएफपी का पार्ट है, उससे इंस्पिरेशन लेता है। और वो कहाँ से आया? गांधी जी का योगदान था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ट्रस्टीशिप की गांधी जी बात करते हैं
कि अगर उद्योग का जो मालिक है अपने आप को मालिक न समझकर वर्कर के हितों में एक केयर टेकर के रूप में काम करे, या जिनके पास जमीन है अगर वो टेनेंट्स के हित में फैसला लेते हैं, तो ये कितनी अच्छी स्थिति होगी। नाउ आप राजनीति के क्षेत्र में देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से नफरत करती है, कम्युनिटीज को पोलराइज किया जाता है। तो ये पोलराइजेशन, क्या गांधी जी का वो सिद्धांत जहां वो कहते हैं कि नहीं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें और सोसाइटी में एक आपसी सौहार्द की स्थिति रहे, वो नहीं होगी। आज हेट स्पीच बढ़ता जा रहा है, क्या गांधी जी को दुख नहीं होता ये देखकर? टॉलरेशन की गांधी जी बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में एक होकर रहें। नाउ अगर मीन्स वर्सेस एंड की हम बात करें, जो नक्सलिज्म की समस्या है या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म की समस्या है, तो वो समस्या इसलिए हुई है क्योंकि हमने, गांधी जी का जो कहना है कि मीन्स पे हमको ध्यान देना चाहिए, एंड अपने आप में हम टेक केयर कर लेगा। नाउ लीडरशिप, आज क्या लीडरशिप में विजन की कमी नहीं दिखाई देती? आज हमारे नेता के पास क्या विजन नहीं होना चाहिए? लॉन्ग टर्म विजन की हम बात कर रहे हैं। नेता में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है त्याग की। वो अपना व्यक्तिगत हित को पीछे रखकर पूरी, जिनको वो लीड कर रहा है उसके हितों को ध्यान में रखता है। और गांधी जी का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो कहते हैं कि बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप वो खुद परिवर्तन बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। आप दूसरों से उम्मीद क्यों लगा रहे हो? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नाउ इन्वायरमेंट की बात करते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो वैश्विक तापन है वो बढ़ता जा रहा है। इससे जो बर्फ पिघल रहा है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, कभी साइक्लोन, फिर सुखाड़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। एक जलवायु परिवर्तन की स्थिति दिखाई देती है। जब गांधी जी ने कहा कि हमें पर्यावरण से तालमेल मिलाकर रखना है, हमें अपनी ग्रीड पे फोकस नहीं करना है, हमें अपनी नीड के अनुसार पर्यावरण को बचाना है, हर जीव की रक्षा करनी है, अगर उस पे हमने ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति हमारे सामने उत्पन्न नहीं होती। कॉम्पैशन, सबके लिए दया भावना की गांधी जी बात करते हैं। कोई भी लिविंग बींग हो, एक जानवर हो, एक पक्षी हो। गांधी जी का तैलिस्मान आप कोट कीजिए, जब वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो कि मुझे, मेरा जो स्टेप है जो मैं लेने जा रहा हूं वो सही है या नहीं है, तो उस दिन दुखिया के बारे में तुम सोचो जिसको तुमने अब तक देखा है, उससे दीन व्यक्ति तुमने कभी नहीं देखा। सर्वोदय, सबके उदय की बात गांधी जी करते हैं। अगर आज अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, तो क्या गांधी जी का वो शब्द, जब वो वेस्टर्न जो या सिविलाइजेशन को क्रिटिक हैं, क्रिटिक के तौर पे माने जाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हर हाथ में काम की बात करते हैं। गांधी जी मास प्रोडक्शन की बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस चाहते हैं, आम जनता के द्वारा प्रोडक्शन हो। ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रहे। क्या आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन डिग्निटी की बात नहीं करते हैं? हम आइंस्टीन का आप एग्जाम्पल लीजिए। आइंस्टीन आइंस्टीन का तो इतना तक कहना है, गांधी जी के जो व्यक्तित्व है उसको देखकर वो कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी शायद ही ऐसा विश्वास कर पाए कि ऐसा कोई व्यक्ति जन्म भी लिया था जो इतना त्याग करता है। नाउ मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अगर डार्कनेस है ना, अंधेरा है, तो अंधेरा अंधेरे को नहीं हटा सकता। अगर हेट है तो वो हेट को नहीं हटा सकता। लाइट केवल लाइट ला सकता है, लव केवल लव ला सकता है। तो इस प्रकार आप गांधी जी का जो वैल्यूज है आप उसको रेलेवेंस दिखा सकते हैं। आप चाहें तो एक दूसरा पक्ष भी दिखा सकते हैं कि कुछ कुछ पक्ष को, कि जैसे अगर गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिक किया या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से सब कुछ क्रिटिक किया, बट हमारा ऐसे का वो कंटेंट है नहीं, बहुत कम उसका स्कोप होगा। ये आप ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाइए ना। हमारे पास दूसरा ऐसे आता है कि भारत का युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड है या टिक टिक करता एक टाइम बॉम्ब है। देखिए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में है। अराउंड 145 बिलियन की आबादी है। हम लोग 145 करोड़ के लोग हो गए हैं। 1.45 बिलियन होगा, राइट? नाउ औसत आयु अगर हम देखें तो औसत आयु की बात करें तो यूरोपियन क्षेत्रों में, जापान या फिर चाइना में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा औसत आयु है। वहां बूढ़े लोग हो रहे हैं, युवा आबादी कम है। आज भारत के पास एक मौका है क्योंकि हमारी औसत आयु कितनी है, 30 से भी कम है। ऐसी स्थिति में जो काम करने वाले लोगों की आबादी है वो हमारे पास बहुत अच्छा है, यानी पोटेंशियल हमारे पास है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
ये जो स्वीट स्पॉट है ये 2050-55 तक ही चलेगा। इनोवेशन, नवाचार और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अब देखिए फिनेंशियल टेक्नोलॉजी हो या एडटेक, कितनी सारी कंपनियां हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में, इसमें बहुत सारी स्टार्टअप्स है और स्टार्टअप के मामले में हम तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। आज डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भारत एक लीडर है। हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पेस में हम कितना आगे हैं, बायोटेक में, और युवाओं का योगदान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो आज युवा के सामने क्या कंसर्न है, कैसे टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। खासकर एक और सेक्टर देखेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि जो एम्प्लॉयमेंट उसको मिलना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट उसके पास नहीं है। मतलब जिस योग्य वो है वो नहीं करके कुछ और काम कर रहा है जो उसकी योग्यता से कम है। डिग्री तो है, किस युवा के पास नहीं है, लेकिन क्या रिक्वायर्ड जो स्किल सेट आज मार्केट को चाहिए वो स्किल सेट उसके पास है? तो जी नहीं। गवर्नमेंट जॉब की युवा तैयारी करता है और सालों तक तैयारी करता है, बट गवर्नमेंट जॉब हैं कितने? बहुत लिमिटेड है। आप सभी को पता है कि कितनी कट थ्रोट कंपटीशन है। इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स होती हैं उसमें कार्य दशाएं कितनी डिफिकल्ट होती हैं, कितनी कठिन होती हैं, आप सभी को पता है। छुट्टियां रेगुलर नहीं होती है, काम पे नहीं जाएंगे तो आपका पैसा काट लिया जाएगा, आपको काम से कभी भी निकाला जा सकता है। एक ट्रिपल डिवाइड देखने को मिल रहा है क्लास के स्तर पे, कि जो मतलब मिडिल क्लास है या लोअर है या फिर जो अपर मिडिल है, तो इसमें भी एक क्लास डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा। विमेन बुरी स्थिति में है मेन के मुकाबले, और रीजन में जो अर्बन एरियाज हैं दे आर डूइंग बेटर। नो, सोशल मीडिया पे क्लासेस आप यूथ में देख सकते हैं, टकराव होता है बेस्ड ऑन द पार्टी आइडियोलॉजी, कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, ये इनकी है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट किसी पे होगा तो युवाओं पे होगा। क्यों? इफ वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुडे, तो जो इसका इम्पैक्ट होगा वो किस पे दिखेगा? कल, आज जो छोटा बच्चा है कल वही बड़ा होगा। जो लोग वृद्ध हो चुके हैं या जो लोग मिडिल एज में आ चुके हैं, दे विल नॉट बी देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो किन पे इसका इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का आज के यूथ पे? करना क्या है? अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना है। इसके लिए हमें उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करनी है। कैसे? इन्वेस्ट करो उनकी हेल्थ में, अच्छा हेल्दी रहेगा तो वर्कफोर्स अच्छा होगा। एजुकेट करो, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्वेश्चन कर पाए, एनालिटिकल एबिलिटी हो। स्किल करो, अप स्किल करो, री स्किल करो, उसको कोई ऐसा हुनर सिखाओ जिससे कि वो मार्केट में रेलेवेंट रहे। ना, अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि इग्नाइटेड माइंड्स, उनका आपने किताब देखा होगा, कि जो युवा है ना उसकी जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है। सबसे अच्छा रिसोर्स बताते हैं यूथ को। तो उसकी जो एक पोटेंशियल रिसोर्स है इसको रीप करना हमें जरूरी है। उसको डायरेक्शन नहीं पता है, उसको डायरेक्शन देना होगा। पंडित नेहरू कहते हैं कि युवाओं में आशा है, दैट इज वेरी गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी। अदरवाइज जो सिचुएशंस क्रिएट होगी, वो वी ऑल नो दैट पंडित नेहरू जी नहीं रहे, उसके बाद शुरू हुआ नक्सलिज्म। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज हमें बहुत अच्छी बनानी होंगी। वी नीड टू फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उसको कम करना होगा। इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उस पर फोकस करना होगा, जिसमें सबके ग्रोथ की बात करती हैं। एंड वी शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। आज की आवश्यकता तो पूरी करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की भी जो एबिलिटी है कि ताकि अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे, वो भी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, युवा सोच सके, अगर समाज में कोई समस्या है तो उस पर अपनी विचार रख सके। एक दिशा मिलनी चाहिए कि उसको जाना कहाँ है, क्यों जाना है। निवेश, इन्वेस्ट करो उनकी हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग पे। एक जो विश्वास होता है ना, हमें वो पैदा करना होगा कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, या जो युवा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा होगा। कहीं ना कहीं हमें फेथ रखना होगा, अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी होगी। जो कॉन्सेप्ट है ना नेगेटिव लिबर्टी का, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बाहर से, हमें पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ जाना है, कि वो कंडीशंस क्रिएट करके दे जिसमें कि उसका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स हो सके, ह्यूमन रिसोर्स हो सके। कौशल, स्किलिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एसे। दिस इज अति संपर्कता के युग में गहराता एकाकीपन, लोनलीनेस इन हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। ऐसे कहता है कि आज वर्ल्ड बहुत कनेक्टेड है, पहले से कनेक्टेड है। वी ऑल एग्री टू दिस फैक्ट। सभी लोग मानते हैं ना इस बात को, क्योंकि आज आपके पास मोबाइल है,
आज मैं आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठा हूँ और बहुत सारे जगहों पे आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप बहुत सारे अलग-अलग जिलों में हो सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन खोलते हैं और तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन पे दुनिया में जो भी घट रही घटनाएँ हैं आपके सामने आ जाती हैं। सो 21st सेंचुरी को कहा गया है कि संपर्क और संवाद, यानी कि कनेक्टिविटी होती है और डायलॉग, ये इसका सदी है। इसमें स्पीड बहुत तेज है। मतलब जिस स्पीड से समाचार एकदम फ्लैश करता है आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, स्पेस पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में कोई घटना घटी, ट्रंप ने कुछ कहा और तुरंत आपके पास आता है। लेकिन गहराई, जो सोच पहले क्या था ना कि जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पे हम सोचते थे, गहराई तक सोचते थे, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, हर चीज को सोचते थे। समाचार आज देखिए कितनी क्विक गति से फैलता है, बट क्या आप खुद सोच के देखिए, जितनी भी समाचार आपके मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं, आप उनमें से कितनी समाचारों के बारे में आप सोचते हैं? विरोधाभास आज का ये है कि जब इतनी तेज गति से हम कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे से, हम अमेरिका से कनेक्टेड हैं, रसिया से कनेक्टेड हैं, तो आज हम मेंटल स्ट्रेस के शिकार क्यों हैं? हमें इतनी चिंताएं क्यों सता रही हैं? आज हम पहले से ज्यादा डिससैटिस्फाइड क्यों हैं? हमें संतोष क्यों नहीं हो रही है? आज जो बूढ़े लोग हैं, क्या उनका नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है? वो गांव में रहने के लिए विवश हो जाते हैं, परिवार उठकर न्यूक्लियर फैमिली शहर चला जाता है। आज युवा मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें बढ़ती क्यों जा रही है? सोसाइटी के एस्पेक्ट में आप देखें तो न्यूक्लियर फैमिली आज इमर्ज होकर के आ रही है, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, और जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो अलग हो जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट घट रहा है। और आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे जो इमाइल दरखिम है, तो आप दरखिम को यहाँ कोट कर सकते हैं। तो उनका एक स्टडी था कि जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं वो ज्यादा सुसाइड करते हैं कैथोलिक लोग के बजाय। तो उन्होंने इसके रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की, और उन्होंने ये पाया कि जो कैथोलिक लोग हैं ना, ये कम्युनिटी फीलिंग इनमें ज्यादा है। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, इनमें कम्युनिटी फीलिंग नहीं है। इनके लिए कोई हॉलीडे नहीं है। जैसे कैथोलिक लोगों में संडे एक हॉलीडे है, वो मिलजुल कर पूरा परिवार समाज मिलकर काम, मतलब मिलकर कोई सेलिब्रेशंस करता है। प्रोटेस्टेंट लोग चाहते हैं कि हम, मतलब गोल ओरिएंटेड हैं कि नहीं, अचीव करना है, अचीव करना है। तो उनमें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन की भावना आती है, कम्युनिटी से कट जाते हैं और सुइसाइड उनमें ज्यादा है। ऐसा इमाइल दुर्खिम का एक स्टडी था। सुइसाइड पे आप इनको जरूर पढ़ते होंगे। आप में से कोई अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जरूर आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो पड़ोस की जो संस्कृति है ना, अब पहले था कि ये हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी के घर आना जाना। कितने लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, हम बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि हमारे नेबर कौन है, उनका घर कहाँ है, उनके घर में कितने मेंबर्स हैं, ये हमें नहीं पता होता। अर्बन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखिए, बस सब कोई अपने घर से निकला और बाहर गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई मर भी गया उस घर के अंदर, खुदा न खास्ता, फिर वो अंदर ही रहता है उस तरीके से, कुछ पता नहीं। जबकि मदर टेरेसा जी कहते हैं कि अगर सबसे बड़ी जो गरीबी है ना, वो हमारा अकेलापन है और उपेक्षा की फीलिंग है। अगर हम अकेलापन, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो इससे बड़ी गरीबी उनके लिए कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट में देखें तो देखिए पोलराइज्ड हो रहे हैं। मतलब रियल मायने में हम कनेक्टेड कब होंगे? जब एक हेल्दी डिबेट होगा, एक हेल्दी डायलॉग होगा, पोलराइजेशन से नहीं होगा। आज हर एक मुद्दा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम अच्छी और बुरी स्थिति में नहीं देखते हैं, वो तुरंत टकराव का मैटर बन जाता है कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप इस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। आज सब कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। वी ऑल वांट टू बी हर्ड। हम चाहते हैं कि हमें कोई सुने। बट एक एक्टिव लिसनर होना भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आपने असहमति जताई, तो वो असहमति आपकी शत्रुता में बदल जाती है। आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसके दुश्मन हो जाएंगे। सीधे शब्दों में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि भीड़ में भी तन्हा हूं मैं। आप इस चीज को, मतलब आज हम लोग, पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा है, कनेक्टिविटी भी इतनी है, सोशल मीडिया खोलिए, हमारे 5,000 फ्रेंड्स हैं। आप 5,000 अगर आपके फ्रेंड्स हैं, बट मुश्किल के वक्त में अगर आपको आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपको दो शब्द आपका सुनने के लिए, या उनका दो शब्द सुनने के लिए आपको कोई आपके साथ बैठकर एक कप चाय पीने के लिए कोई नहीं है, तो उसकी कोई मतलब नहीं है। आप आर्थिक क्षेत्र में ही देख लीजिए। आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर कोई भागता रहता है, किसी के पास टाइम नहीं है। सबको स्टेटस बनानी है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए।
गोल चेंज कर रहा है इंसान की, बस कांस्टेंट कंपैरिजन मोड में है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, उस पे आपको क्या दिखता है कि मेरे दोस्त की का जो है आज फलाने कंट्री में घूम रहा है, उसने आज पार्टी मनाई, और वही आप अपना कंपैरिजन करते हैं कि आप रूम में बैठकर तैयारी कर रहे हैं। वहीं से आपका जो चैन है वो कहीं कहीं जाने लगता है। होना क्या चाहिए? वे फॉरवर्ड, संवेदना विकसित करनी होगी। केंद्र में हमें अपने परिवार को, समुदाय को रखना होगा, संवाद करना होगा, डायलॉग करना होगा। कॉम्पैशन की भावना चाहिए कि अगर कोई मान लो सुसाइडल टेंडेंसी पे है तो हम उससे उसके लिए सहानुभूति रखें। इमोशन को प्रायोरिटी हमें देना होगा। अगर कोई हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में भी अगर अकेलापन है तो उसकी इमोशन को समझा जाए। अगर कोई मेंटल स्ट्रेस में भी है तो हम उसे उसकी कमजोरी न समझकर उसे एक हेल्थ इशू मानते हुए या एक नेचुरल इशू मानते हुए हम उसको गले लगाएं। मेंटल पीस हमें चाहिए, मानसिक रूप से हम शांत रहें, और सुनने की कला हम सब में डेवलप करना होगा कि अगर हम बोल रहे हैं तो सामने वाला अगर सुन रहा है तो हमें भी सुनने की वो कला डेवलप करनी होगी। त्याग चाहिए हमें, और भीतर का जो संघर्ष है ना, उसको हमें समझना होगा। हम दुनिया को तो समझ लेते हैं, बट हम खुद को जब समझने की बारी आती है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारा लोगों के प्रति कैसा रवैया है, किन बातों में हम कैसा रिएक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन की जब बात आती है, हम खुद को इंट्रोस्पेक्शन की जब बात आती है तो नहीं करते। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, कोई तो हो जो मन की सुने, कोई तो हो जो मन से जुड़े। मतलब मन में जो है अगर वो सुनने वाला, या ऐसे तो कहने के लिए हजारों दोस्त हैं, लेकिन मन से कौन जुड़ा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला जो एस्से है, असीमित सूचना के युग में विवेक सबसे दुर्लभ संसाधन है। मतलब आज हमारे पास जो सूचनाएं हैं वो असीमित हैं, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है। अभी हमने बात की ना कि हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है ना, इसमें जो विवेक है ये सबसे दुर्लभ संसाधन यहाँ पे होगा। विवेक आपका विजडम। क्यों? क्योंकि आपके पास सूचनाओं का भंडार है। कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना गलत है, किस सूचना पे कितना बल देना है, आप ये कैसे निर्धारित कर पाएंगे जब तक आपका विवेक काम नहीं करेगा। आज हमारे पास जानकारी, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा। किस चीज पे आपको कोई भी चीज पे इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी XYZ कंट्री का नाम मैं बोल देता हूं, उसमें क्या चल रहा है आप गूगल पे डालिए, आपको कंट्री के बारे में मिल जाएगा। आपको वो चीज चाहिए नहीं फिर भी मिल जाएगा। लेकिन इस जानकारी का आप करेंगे क्या? हमें डेवलप क्या करना है? समझ, अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है कि अगर कोई सूचना है उस सूचना को हमें इंटरप्रेट कैसे करना है। वी आर सराउंडेड बाय इंफॉर्मेशन। आज AI के दौर में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में है, बट आप कैसे उस AI को यूज कर रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन सोसाइटी के ग्रेटर गुड के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं लगता कि आज शोरगुल ज्यादा है? हर चीज का मतलब शोरगुल आपको दिखाई देता है। यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। आप टीवी खोलते हैं तो हर चीज लगता है कि बिखरी बिखरी सी पड़ी है, दुनिया में एकदम तबाही मची हुई है। बहुत बोझिल महसूस होता है जब हमारे पास तुरंत आप एक किताब आज खोजने जाइए, दुनिया भर के रिसोर्सेस हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होती कि कौन सी किताबें मुझे पढ़नी है कौन सी नहीं। प्रतिक्रियावादी हम होते जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, और जब टाइम नहीं होगा तो आप रिएक्ट करेंगे, आप प्रोएक्टिवली चीजों को नहीं देखेंगे। चिंतनशील चिंतन तो आप करेंगे ही नहीं। चिंतन होता है ना, जैसे स्कूल में, जो स्कूल है तो स्कूल में चिंतन बोला जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो चिंतन करने के लिए समय चाहिए, जो कि उसके लिए क्या चाहिए? समय और विजडम। तो विजडम होगा तभी तो आप समझ पाएंगे कि किन चीजों को हमें डिफरेंशिएट करना है। देखिए, जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस के बजाय हम बल दे रहे हैं आज उपभोग पे, जबकि हमें बल देना चाहिए आत्मचिंतन पे। सही और गलत में क्या सही है और क्या गलत है, हमारे लिए भी, हमारे परिवार, समाज, देश के लिए, ये हमें सिखाएगा हमारा विवेक। क्या आवश्यक है, नेसेसरी है, और क्या अननेसेसरी है, अनावश्यक है, ये विवेक बताएगा। क्यों आवश्यक है, ये विवेक ही तो हमें डिफरेंशिएट कराएगा। क्वेश्चनिंग एटीट्यूड हमें दिलाता है, क्रिटिकल रीजनिंग होती है अगर विवेक है आपके पास तो। आपके जो डिसीजंस है उसमें नैतिकता के आधार पर आप डिसीजंस लेंगे। जैसे क्लाइमेट क्राइसिस, अगर आपको नुकसान इमीडिएट नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने से जो है आप नहीं पहुंचाते हैं ऐसा, फेक न्यूज नहीं फैलाते,
आप लॉन्ग टर्म चीजों के बारे में सोचते हैं। सोच के देखिए, आजकल जो टीवी का डिबेट होता है, रिलीजन पे बात करते हैं, पाकिस्तान पे चर्चा होगी, या इररिलेवेंट किसी मैटर पे होगी कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तो इन जो इश्यूज हैं, आपको विजडम ही तो दिलाएगा कि आप इनको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। आपके आर्गुमेंट्स बहुत तगड़े होने चाहिए, क्योंकि आर्गुमेंट से कहां से आएगा? विजडम से आएगा। विजडम का काम क्या है? कि जो आपकी जागरूकता है उसको उत्तरदायित्व में बदल दे। आप अवेयर हैं सोसाइटी की समस्याओं से, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर लाना पड़ेगा। आपका जो ज्ञान है उसको कर्म में बदल दे। आप नॉलेजेबल हैं, बट अगर आप उस नॉलेज का उपयोग नहीं कर रहे हैं एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की उनको सॉल्व करने में, तो फिर क्या फायदा? आपके पास सूचनाओं का भंडार है, बट संवेदना की कमी है, तो फिर आप एक कैसे कहेंगे, पत्थर दिल की तरह आप काम करेंगे। कंक्लूजन में आप देखिए कि शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए जो सबके हितों के बारे में सोचे। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ विकसित करनी है। और टैगोर साहब कहते हैं ना कि हमारा देश कैसा हो, जहाँ सूचनाएं, जो जो ज्ञान हो, जहाँ पे अपना सर फक्र से ऊंचा हो, कोई बाउंड्रीज नहीं हो। और हमें क्या चाहिए कि सूचना में हम ज्ञान ढूंढ ले, ज्ञान में विवेक ढूंढ ले, मानवता को सेंटर में हम रखें। और गांधी जी का जो 7 डेडली सीन्स है, वी ऑल नो दैट, तो उससे आप इसको एंड कर सकते हैं। फाइनली अपने पास एक एस्से बचा है, और वो है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिनके पैर नहीं फटे हैं, जिनकी बिवाई नहीं हुआ, तो दूसरों के दर्द को कैसे समझेंगे? इसका अर्थ यही हुआ। आप कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 15(4) का मान लीजिए प्रोविजन की हम बात करते हैं, रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन की, या आर्टिकल 46 की आप बात कर लीजिए, 16(4) की बात कीजिए, ये सभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 15(3) में ही वुमेन को अगर स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, तो ये सभी कहाँ से इमर्ज हुए हैं? ये सभी इमर्ज हुए उनके दर्द से। आप जो भीमराव अंबेडकर हो या मलाला यूसुफजाई हो, तो मलाला यूसुफजाई का टेररिस्ट के साथ जो पर्सनल जो जो उन पे अटैक था, वो बना कि उन्होंने पूरी दुनिया में वुमेन के लिए आवाज उठाया, लड़कियों की एजुकेशन के लिए आवाज उठाया। बी आर अम्बेडकर ने जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, या कोई भी अन्य जो ऑप्रेस्ड ग्रुप है, या विमेन है, उनकी राइट्स की अगर बात की, तो उन्होंने वो सब झेला था, और उसके बाद उन्होंने आवाज उठाई। सिंपैथी या सहानुभूति जिसे आप कहते हैं, या इम्पैथी यानी सह अनुभूति, इसकी बहुत मतलब जरूरत है। इस सेंस में सहानुभूति होता है यानी आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, और सह अनुभूति यानी आप उसकी जगह पे खुद को रख के और तब सोचते हैं। आप उदाहरण के तौर पे नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जी को लीजिए। गांधी जी को क्या जरूरत थी आधे कपड़े में रहने की? वो तो एक दीवान के बेटे थे, और एक बैरिस्टर थे। इसके बावजूद भी मंडेला इतना लंबा स्ट्रगल क्यों किए? तो इन्होंने जब इस दर्द को झेला, तब इन्होंने समझा कि असल मायने में आम जनता की समस्याएं क्या है। जो अंग्रेज थे ना, वही नहीं कर पाए। अंग्रेज ऊपर से आए, बस उनको क्या कहते हैं कि बस उनको उसका जो मतलब एक्सप्लॉइटेशन है, बस उन्होंने उस पर ध्यान दिया। लोगों की असली समस्याओं को सहानुभूति तो छोड़ दीजिए, एम्पैथी, सिंपैथी तक नहीं रख पाए। आज अगर पैट्रियार्की समाज में आया, या फिर अगर परसिस्ट किया या एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जो मोस्टली डिसीजन मेकर्स है ना, वो मेन है। तो जब एक, आप कई सारी स्टडीज बताती हैं कि जब वुमेन डिसाइड करती हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट को बेटर समझती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेन समझते नहीं है, बट अगर पैट्रियार्की अगर आज है, और मेन मोस्टली डिसीजन मेकर्स हैं, तो ये को इंसिडेंस नहीं हो सकता है, राइट? इनइक्वालिटीज अगर समाज में है, तो ये क्यों है? क्योंकि फैसले लेने वाले लोग कौन हैं? आप खुद सोचिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज चलाते हैं लोग, या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, फैसला देश के हित में यही लेते हैं। तो क्या ये लोग वो दर्द झेल कर आते हैं जो आम आदमी की पीड़ा है? आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एसी के रूम में बैठे हुए दिल्ली में कोई व्यक्ति, और वो बिहार में जमुई जिले में मान लीजिए कोई गांव है, वहां के लिए एक बेटर फैसला ले सकता है?
वो उस दर्द को झेला ही नहीं है उसको। तभी तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज किया गया। नाउ कार्ल मार्क्स को आप जरूर इसमें कोट कीजिए। कार्ल मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट है कि क्लास इन इटसेल्फ बिकम्स क्लास फॉर इटसेल्फ। वर्कर्स को फील करने दो। कार्ल मार्क्स कहते हैं, लेनिन और कार्ल मार्क्स का एक डिबेट है, उसमें लेनिन कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का ये कहना कि वर्कर्स पहले एक्सप्लॉइटेशन को महसूस करे, वो खुद झेले कि इसमें क्या दर्द है, तब जाकर के उसको समझ में आएगा कि मेरा कितना शोषण हो रहा है, और तब आवाज उठाएगा और तब रेवोल्यूशन होगा। लेनिन कहते हैं कि इतना टाइम नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग को लेनिन से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग कार्ल मार्क्स को, चूंकि अपनी एस्से को जिस तरीके से हम मोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ कार्ल मार्क्स को करेंगे कि कि जो वर्कर होगा वो समझेगा दर्द को, तभी वो आवाज उठाएगा। जापान के पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले? जापान ने अगर नागासाकी और हिरोशिमा में जो अगर बॉम्ब गिरा, उस दर्द को और उसके जो आउटकम्स निकली, कॉन्सिक्वेंस हुए, जापान आज भी उस चीज को समझता है। और इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने के बाद भी जापान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया। तो ये उसका कहते हैं ना, जाके फैर न पटे, तो उसका विवाह फटा और तब इस दर्द को समझा। क्लाइमेट चेंज, आप देखिए क्लाइमेट चेंज पे आज दुनिया की कंट्रीज डिस्कस कर रही हैं। क्यों डिस्कस कर रही हैं? क्योंकि जो इसका सामना भले ही कम या ज्यादा करना पड़े, सभी को करना पड़ रहा है। जो माउंटेन मैन है दशरथ माझी जी, तो उनकी पत्नी की मृत्यु होती है। पहाड़ को अगर उन्होंने काटा ना, तो उसमें उनको कोई मीडिया अटेंशन चाहिए था क्या? क्या पहाड़ को काटने के लिए उनको कोई पैसे दे रहा था, या उनको सत्ता की लालच थी कि मुझे कोई सत्ता में पहुंचा देगा या मुझे पैसे दे देगा या फिर मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊंगा? तीनों में से कोई भी चीज उनके लिए नहीं था। आप गहलोर जाएंगे, गया जी में है गहलोर, तो आप उस चीज को देखेंगे। एक मूवी भी आपने इस पे देखी होगी, माउंटेन मैन। तो ये समझ में आता है कि उन्होंने जो पीड़ा झेला, उनकी पत्नी ने जो पीड़ा झेला, अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को उन्होंने देखा कि एक अगर बीच में रास्ता होता, तो उनकी पत्नी को सही समय पे इलाज, सही समय पे उनकी पत्नी का इलाज हो जाता और उनकी जान बच जाती। तो भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया, गांव के लिए किया, पूरे समाज के लिए किया। नाउ अगर ये 5 एस्से हमने डिस्कस कर लिया, पांचों एस्से का यही सार है। बाकी आप एस्से को पढ़िए जो मॉडल एस्से है। इससे बियॉन्ड, और इन जो बातों में मतलब पूरी डिस्कशन में हमने किया है, इसको आप और भी यूज कीजिए आगे अदर एसेज में। धन्यवाद।